नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। संसद के विंटर सेशन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर से देश में सियासी शोर बढ़ गया है। बीजेपी तारीफ कर रही है तो विरोधी दल बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर हरियाणा में चर्चा तेज। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसके बाद विपक्षी दल लगातार बयानबाजी करने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान देते हुए कहा कि अभी केंद्रीय कैबिनेट में आया है, जब पार्लियामेंट में आएगा तब इस पर बात करेंगे। इलेक्शन को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, आज जैसी जानकारी अभी तो कैबिनेट में आया है, क्या विचार है सर? पार्लियामेंट में आएगा जब बात करेंगे। होना चाहिए सर, वैसे क्या लगता है? पार्लियामेंट में आएगा जब बात। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भी जमकर पलटवार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समर्थन जताया और कहा कि लगातार चुनाव होते थे, आचार संहिता के चलते विकास के कार्य उस गति से नहीं हो पाते थे जो होने चाहिए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आम जन को लाभ होगा। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला कैबिनेट में पास किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी केंद्रीय कैबिनेट का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हर देशवासी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता और काम भी प्रभावित होता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, कई महीने कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और कैबिनेट ने फैसला किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतवासी को इसका स्वागत करना चाहिए। आम आदमी पार्टी और देखिए, एक नेशन एक चुनाव इलेक्शन, इससे खर्चा भी कम होगा और बार बार ये चार सीटा लगती है, ये विकास में भी बाधा बनती है, ये भी दूर हो जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एक देश एक चुनाव विधेयक पर लगी केंद्रीय कैबिनेट की मुहर पर कहा कि ये बहुत बढ़िया फैसला है। इससे जहां चुनाव खर्च में कमी आएगी, तो वहीं बार चुनाव आचार संहिता लगने से विकास कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। प्रियदर्शनी जी, क्या वाकई इसी सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा और हम मानकर चलें कि बहुत जल्द अमली जामा इसे पहनाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन को? आपको सादर प्रणाम ज्योति जी और बाकी मेरे दोनों साथी बंधु प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। देखिए, कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन के, तो हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने लिखा था और ये मोदी सरकार है और मोदी सरकार, जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसमें तो आपने देख रखा है, ऐसे कितने सारे जटिल फैसले थे जो हमने पूर्णता पूरे किए। 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, मेरे ख्याल से उससे तो कम ही जटिल है, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्षी भी इस बात को तो कहीं ना कहीं मानेंगे कि एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इस पे लग रहा है, एक बहुत बड़ा
फंडिंग लगती है, प्रशासन इसमें बिजी रहता है, ऑक्युपाइड रहता है। कभी इस प्रदेश में इलेक्शन है, कभी इस प्रदेश में इलेक्शन है। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। एज एन ऑब्जर्वर उनको जाना पड़ता है, उनको अलग अलग ड्यूटीज दी जाती है। तो ये हर लिहाज से सेफ्टी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, आप देखेंगे पैसे के हिसाब से, हर तरीके से एक बचत है और एक बहुत गहरी और बहुत बेहतरीन सोच है। अगर एक नेशन में एक इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि इससे जनता का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। जन विकास कल्याण के जितने भी विकास कल्याण के हम लोग काम करना चाहते हैं वो बेहतरी से कर पाएंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे विपक्ष को भी यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं तो अनर्गल बातें ना करके लॉजिकल बात और लॉजिकल चीज पे मुझे लगता है सरकार का साथ देना चाहिए। ये उनका बड़प्पन दिखाएगा, ये उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएगी और ये दिखाएगा कि वो वाकई जनता के कोर मुद्दों के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसको लेके बैकफुट में है, क्योंकि एक तो बहुत ऑब्वियसली उनको लगता है कि विपक्ष हमारा काम ही है सिर्फ चिल्लाहट करना, और जिस तरीके से संसद में ये संसद नहीं चलने दे रहे हैं तो साफ पता लग रहा है कि इनकी मंशा नहीं है कि इस तरीके का कोई भी बिल आए या कोई भी इंपॉर्टेंट बिल पेश हो पाए और पास हो पाए और जन कल्याण की चीजें हो पाए। तो एकदम साफ पता लग रहा है ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब देखिए जॉर्ज सरोस्की जैसा मुद्दा जो कि सोनिया गांधी पे हम लोगों ने लगाया है, क्योंकि जिसको कहते हैं ये मुद्दे, ये चीजें साफ आ रही हैं, बैलेंस शीट में आ रही है, चीजें आ रही है, फंडिंग की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष अपनी जो भूमिका इनको करनी चाहिए वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है। दूसरी बात कि आज ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक ज्योति जी मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए भी है। आप ये देखिए, हम लोग जब से पैदा हुए हैं हम लोगों ने यही पढ़ा है, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। इंडिया एक विकासशील देश है, विकसित नहीं हुआ है अभी। आज यूएसए, यूएसएसआर या जितनी भी जो चाइना हो गए, ये जो 5 सुपर पावर बोले जाते हैं वो भी आज स्वीकार कर रहे हैं। आज रशिया के पुतिन ने भी स्वीकार किया है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को हमें एक सुपर पावर का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्यों पीछे हट रहे हैं? इसके पीछे कारण यह है कि हम अगर अपनी एनर्जी ऐसी चीजों में लगाएंगे जिसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ना कि ऐसी चीजों पे जहां पे हम लोग प्रगति की तरफ जा सकते हैं, कल्याण की तरफ जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है विपक्ष को। सिर्फ क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया, एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अरे गरीबी तो मुझे लगता है कि सिर्फ गांधी परिवार की हटी है, सोनिया गांधी जी की हटी है, क्योंकि वो इटली में क्या करती थी ये पर्सनली बोलना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन सोनिया गांधी इटली में क्या करती थी और अब भारत में आके उनकी इतनी संपत्ति इतनी कैसे हो गई, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उनकी खुद की देवरानी मेनका गांधी ने बोला कि इतनी संपत्ति कहां से आई है, इटली से तो लेके नहीं आई थी। तो मुझे लगता है उन्होंने खुद की गरीबी हटाई है, ना कि इस देश की जनता की। यहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही नारा है कि किस तरीके से जनता की गरीबी को हटाया जाए। रोड साहब, क्या देश तैयार है एक देश एक चुनाव के लिए? और कांग्रेस को अगर आपत्ति है तो क्या आपत्ति इसे लेकर? प्रियदर्शनी जी ने सबसे पहले हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर उंगली उठाई। मैं इनको बताना चाहता हूँ और प्रियदर्शनी जी के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और सरकार को बताना चाहता हूँ, कमाए होंगे अदानी और अंबानी में अरबों रुपए। अगर पिछले 2 दशकों में किसी हिंदुस्तानी ने इज्जत कमाई है तो कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा वीरांगना श्रीमती सोनिया गांधी, और वो हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी जी के बेटे भारत रत्न राजीव गांधी जी की पत्नी के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में आई थी। इटली में वो, आपने कहा कि इटली में दूसरे परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो इंदिरा गांधी परिवार की, जिनके प्रधानमंत्री चिंतित रहे हैं जिस परिवार में, उस परिवार की बहू बन के आई हैं। तो ये उनका, सोनिया गांधी जी का अपना भी योगदान रहा है कि वो लंबे समय तक, आज तक सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही। और वो श्रीमती सोनिया गांधी है कि 2004 में उन्होंने जब प्रधानमंत्री निर्वाचित कर दिया था, सदन का नेता चुन दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि कुछ लोग, सुषमा स्वराज जी जैसे लोग उंगली उठाएंगे
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, मैं त्याग करती हूँ, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और मैं अब नीचे के ऊपर आता हूँ जी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई, किसने की? श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। कौन सी सरकार है जो 2.5 साल तक हरियाणा जैसे प्रांत में पंचायत के इलेक्शन नहीं करवा पाई, जो एक प्रदेश में 2.5 साल तक चुनाव नहीं करा पाए, चुनाव लंबित रखे गए, पंचायतों का पैसा जो था वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिली भगत करके भ्रष्ट अधिकारी नकार गए, और आप जिसको मिनी सरकार बोलते हैं, पंचायतों का पूरा विकास उसके रह गया। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनाव कराने की बात करते हैं। जो हरियाणा जैसे प्रदेश में ज्योति जी स्थानीय निकाय के 2 माह बाद आने वाले चुनाव को 2 पार्ट में 2 भागों में करना चाहते हैं, वो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही बार में चुनाव करने की बात करते हैं। हमें तो ये बात हजम ही नहीं होगी। हमें तो इसमें ईवीएम जैसी कोई षड्यंत्र की बू आ रही है, ये विषय से ध्यान हटाने के लिए है, ये संविधान की शक्तियों को कम करने के लिए है, ये चुनाव आयोग की शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए है, और यही नहीं, ये महामहिम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को भी कमजोर करने की साजिश साबित होगी। क्योंकि जब लोकसभा में आएगा तो हमारे आदरणीय सीनियर नेता बताएंगे पूरे देश। फ्रूट साहब, ऐसा नहीं है कि पहली बार होगा देश में, ऐसा नहीं है पहली बार होगा देश में। 1977 देश में एक साथ चुनाव हुए हैं, लोकसभा के अलग अलग राज्यों के विधानसभा के, आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार रही ज्योति जी, मैं कवर करता हूँ। पहली बार इन्होंने जीएसटी लगाने की बात भी कही थी, यही श्री नरेंद्र मोदी जी थे। इन्होंने पेट्रोल और डीजल भी छोड़ दिया और शराब भी छोड़ दी। जो व्यक्ति एक टैक्स नहीं लगा पाए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जीएसटी के अधीन नहीं है आज भी, पेट्रोलियम भी और शराब और दारू भी। इन्होंने जम्मू कश्मीर में जीएसटी का बराबर का कानून नहीं लागू किया। बात करते हैं धारा 370 तोड़ने की, आप जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी तो लागू नहीं कर पाए। आप किस मुंह से, आपके ऊपर यकीन कौन कर सकता है इन बातों का? आज बड़ी गंभीर बात हुई पार्लियामेंट में, शरद कुमार जी की पार्टी की तरफ से भी और शिवसेना की तरफ से भी ईवीएम को एक तरह प्रमुखता से उठाया गया कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर होना चाहिए। और आज नहीं, कुछ समय पहले पिछले सेशन में शायद जहां तक मेरी जानकारी है, श्री अखिलेश यादव जी ने यह कहा था, जो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत घटक दल हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर मैं 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से जीत जाता हूं, ईवीएम के ऊपर मुझे फिर भी शंका है। तो चुनाव सुधारों की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ऊंचा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप लोकसभा का चुनाव तो 7 चरणों में कराते हो, कभी कांग्रेस की सरकार होती थी तो जैसे सूर्य ग्रहण का मेला लगता है हमारे कुरुक्षेत्र में ज्योति जी, कुंभ का मेला लगता है, आकाशीय घटनाओं के ऊपर होता है कि पंडित बता दे, शास्त्री बता देते हैं कि फलानी तारीख को इस समय इतने बजे सूर्य ग्रहण का मेला होगा। ऐसे कांग्रेस पार्टी के समय में लोकसभा और राज्यों के चुनाव की घोषणा हुआ करती थी, एक ही दिन में चुनाव संपन्न करा दिए जाते थे और कहीं भी कोई गड़बड़ भी होती थी और अगले दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाया करता था। ये नहीं था कि 90% 95% की मशीनों की तरफ 3 दिन चलती है, 4 दिन बाद रिजल्ट आते हैं। कई प्रदेशों में ऐसी हालात हुई है कि आप पोलिंग करा के भी चुनाव का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पाते। कैसे उम्मीद कर लेंगे हम आपसे? और अभी तो एक कैबिनेट में रखा है, सरकार में इनका बहुमत है, कैबिनेट में रख लिया आपने, लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में आइएगा बहस क्यों? हम बताएंगे कि कैसे इसमें संविधान का उल्लंघन होगा और कैसे इसमें अब एक जो खबरें हैं पहले जेपीसी के सामने भेजकर विपक्षी दलों की नहीं सहमति बनाने का प्रयास होगा, क्योंकि संविधान में भी संशोधन होना है। तो आप जानते हैं कि जो सामान्य बहुमत के उससे ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, 2 तिहाई की जरूरत होगी। जी ज्योति जी, 1 सेकंड की बात हो रहा है, आपने बड़ी प्रमुख बात बताई, थैंक यू। अनिल विज जी कह रहे थे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, ये लग जाता है। एक स्टेट में चुनाव तो एक ही बार होता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट रोज थोड़ी लगेगा। हरियाणा में चुनाव है तो 5 साल के बाद ही होगा, ये थोड़ी कि आप पंजाब में चुनाव है तो हरियाणा में भी पंजाब के साथ ही कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। वो कोड ऑफ कंडक्ट
सिर्फ लोकसभा का राज्यसभा का अंतर हो जाता है कि आज लोकसभा है तो कई स्टेटों में तो लोकसभा के साथ चुनाव वैसे ही होते हैं, 6 महीने तक की इलेक्शन की कमीशन के पास पावर होती है। और इसमें एक हमें यह भी बात बड़ी प्रमुखता से हम बताना चाहते हैं प्रदेशवासियों को कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी 14 तक, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को निकाल के ठीक है रोड साहब, आपने विस्तार से अपनी बात कह ली है। लेकिन विजेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर रहे हैं। शक्तियां कमजोर होंगी। एक देश एक चुनाव चर्चा कई सालों से हो रही, रेणु साहब, अब इसको कहीं ना कहीं वास्तविक धरातल पर उतारने के प्रयास में है सरकार, केंद्र सरकार। कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है, संभव है कि इसी सत्र में विधेयक पेश किया जाए। तो क्योंकि आप रीजनल पार्टी से आते हैं, एक देश एक चुनाव अगर आने वाले समय में अगर देश में होता है एक साथ चुनाव होते हैं, तो रीजनल पार्टीज का क्या भविष्य देख रहे हैं और क्या असर देख रहे हैं क्षेत्रीय दलों पर? हाँ, देखिए ज्योति जी, क्षेत्रीय दलों और जो राष्ट्रीय दल है, जब एक चुनाव होगा, एक देश में एक चुनाव होगा, उनके साथ ही यदि स्टेट्स के भी चुनाव करेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे माहौल में राष्ट्रीय मुद्दे ही हैवी रहेंगे चुनाव के दौर में, और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाया करेंगे, जिससे क्षेत्र को तो इससे ह्वास ही होगा, नुकसान ही होगा। क्षेत्रीय मुद्दों को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दब करके वो रह जाएंगे। लेकिन जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, ये कोई पहली बार नहीं है। आपने ठीक कहा, जब हमारा संविधान लागू हुआ और हमारे देश के पहला चुनाव हुआ 1952 का, 52, 57, 62 और 67 ये एक साथ हुए थे। किसी कारण से यह धारा टूट गई, कुछ विधानसभाएं भंग हुई, भंग होने के बाद जो है ना आगे पीछे होने शुरू हो गए। और अब जो सितंबर 2023 में एक सरकार के द्वारा कमेटी बनाएगी, उससे पहले भी इसके ऊपर कई बार विचार आ चुके हैं। कांग्रेस के समय भी चुनाव आयोग ने 1982 में यह विचार रखा था कि एक देश में एक ही समय में चुनाव होने चाहिए। इसी प्रकार से 1999 में भी ये विचार आया था विधि आयोग की तरफ से कि देश में एक बार साथ ही चुनाव होने चाहिए। अब ये सरकार लेकर के आई है, इसका जो ना मसौदा भी तैयार करवा दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और इस रिपोर्ट में देखिए बड़ी बात ये मैं मानता हूं, 32 पार्टियों ने इसका समर्थन करने का काम किया और 15 पार्टियों ने इसका विरोध भी करने का काम किया है। मेरा मानना यह है कि जो 15 पार्टियों ने विरोध किया है, और जो अभी सुरेश रोड जी ने भी कई क्वेश्चन उठाए हैं और कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी उठाए गए, उन सभी बातों का समाधान करके यदि ये लागू किया जाए तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात होगी, इसमें कोई नुक्स नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है ज्योति जी, इसको लागू करने के लिए जो बीजेपी वाले अपनी पली दे रहे हैं कि विकास कार्य प्रभावित होंगे, बिल्कुल गलत पली है। खर्च बचेगा, ये भी बिल्कुल गलत पली है। और इससे जो है ना आचार संहिता के कारण जो है ना नुकसान होता है, ये भी गलत है। क्योंकि ठीक कहा सुरेश ने भी कि हर स्टेट के अलग अलग चुनाव होते हैं, तो हरियाणा का चुनाव हो रहा है तो पंजाब में कैसे प्रभावित होगा, कैसे आचार संहिता लगेगी, और एक स्टेट में चुनाव हो रहे हैं दूसरे स्टेट में बाद में हो रहे हैं, तो किस हिसाब से खर्च में बचत आएगी वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये पली जो है ना ये गलत ली जा रही है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन का नियम लागू होता है, कई और इसमें क्वेश्चन है। जो 5 साल में एक बार चुनाव हो गए तो 5 साल के दौरान जो वोटर बनेंगे, नए वोटर आएंगे, उनका हक 5 साल के लिए मारा जाएगा। वो अपने जो ना वोट का 5 साल तक चुनाव वैसे भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आज भी देश में वन इलेक्शन है, लोकसभा का वन इलेक्शन है, विधानसभा का साथ करना चाह रहे हैं, बस इतना ही तो डिफरेंस है। लोकसभा तो इकट्ठा होता है और लोकसभा का भी 7 चरणों में 10 चरणों में ऐसे किया जाता है। चलो वो तो एक अलग इश्यू है, वो साथ ही मान लेते हैं, साथ ही होता है, चरण बनाए जाते हैं। परंतु विधानसभा यदि इसके साथ जोड़ेंगे तो मेरा मानना यह है कि किस हिसाब से ये विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचा रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। क्योंकि हर क्षेत्र के अपने मुद्दे हैं, हर क्षेत्र की अपनी व्यवस्था है, और इसके अलावा और बातें आएंगी। मान लो भाई कई बार जो है ना एमएलए विधायक सीटें भी खाली होंगी, वैकेंसी भी होंगी, उनके भी चुनाव करवाने पड़ेंगे, बाई इलेक्शन तो फिर भी चलेंगे। इस नई व्यवस्था में और पुरानी व्यवस्था में कोई ज्यादा सा डिफरेंस वाली बात मैं नहीं मानता हूं,
क्योंकि लोकसभा अब भी इकट्ठे हो रहे हैं, विधानसभा इकट्ठे जोड़ेंगे, तो इसमें न कोई ज्यादा खर्च बरसने वाली बात है, न कोई ज्यादा आचार संहिता प्रभावित करने वाली बात है, लेकिन समस्याएं ज्यादा आएंगी। ठीक है, जिस देश में उत्तर ले लेते हैं। एक प्रदेश के चुनाव 2-2, 3-3 चरणों में होते हैं, इवन जो है 2020 में हमारे नगर निगम के कई चुनाव खाली पड़े हैं, 2022 से खाली पड़े, वो समय पर नहीं हो पा रहे। कहीं न कहीं एक जो शंका, सबसे बड़ी शंका है, 5 साल में इकट्ठा चुनाव करवाने के उपरांत कहीं न कहीं इसमें एक लोकतांत्रिक ढांचे का भी जो ना नुकसान हो सकता है। इसलिए इन सारी बातों का समाधान करके यदि कोई रास्ता निकलेगा तो उसके बाद फिर विचार किया जाए। ठीक है, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रारूप है उस पर भी विपक्षी दल, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो हमारे साथ हैं, इनको डाउट है, शंका है। बीजेपी की मंशा को लेकर भी इनको शंका है कि ठीक मंशा नहीं है। और हरियाणा को लेकर तो रोड साहब ये कह रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव करवाए जाने हो या फिर समय पर निकाय चुनाव करवाए जाने हो, वो तक बीजेपी नहीं करवा पाई है सरकार में रहते हुए, और ये सपना लेकर चल रहे हैं, विजन लेकर चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। कैसे होगा? ज्योति जी, मुझे लगता है आज की डिबेट के पैनल में दोनों जो प्रवक्ता आए हैं, मैं उनको उनकी पार्टी के मैच्योर प्रवक्ताओं में मानती हूँ, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन खैर इनकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। लेकिन एक बात बताइए, लॉजिकल बात बताइए, ठीक है, ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बात बताइए, जब किसी भी स्टेट में, मान लीजिए हरियाणा में चुनाव होता है, तो क्या ऑब्जर्वर हरियाणा का आता है या महाराष्ट्र का या कर्नाटका का आता है? अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि ऑब्जर्वर दूसरे स्टेट से बुलाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को डिस्टर्ब किया जाता है। तो ये बात नहीं होती कि हरियाणा में जब चुनाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोग इस पे प्रभावित होते हैं या आचार संहिता जो होती है उन पे लगती है, बाकी और स्टेट से भी ब्यूरोक्रेसी को बुलाया जाता है मदद करने के लिए एज एन ऑब्जर्वर, और भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जिन पे उनको बुलाया जाता है, जिसका जो रैंकिंग होता है उस हिसाब से, उस लिहाज से। पहली बात। दूसरी बात कि मैं अभी सुरेश जी की बातें सुन रही थी कि वो कश्मीर पर बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि सुरेश जी को ये बात को समझना चाहिए कि ये उस सरकार से आते हैं जहां पे 2004 और 2009 जब 2 टाइम यूपीए की सरकार थी। तो am I audible? जी बोले। हाँ, तो जब यूपीए की सरकार थी तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए था कि यही लोग हैं जो सेपरेटिस्ट के साथ फोटो खिंचवाते थे, और उन्हीं सेपरेटिस्ट को, कश्मीरी सेपरेटिस्ट को, जो अलगाववाद की बात करते थे, जो बोलते थे कि हम कश्मीर को अलग कर देंगे या हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, उन्हीं लोगों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, ताज मानसिंह में रुकवाया जाता था, करोड़ों रुपयों का खर्चा किया जाता था। उसको 2014 के बाद यही सेपरेटिस्ट सारे के सारे आपको तिहाड़ जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप ये बताइए कि क्या घटना हो रही है? कुछ नहीं हो रहा। देश में जम्मू कश्मीर का चुनाव, रोड साहब, क्योंकि देखिए तीसरी बार देश में विषय पे आ रही हूं मैं जी, नहीं समय कम है प्रदर्शनी जी, लास्ट कमेंट ले रही हूं मैं, क्योंकि बीजेपी का माहौल है, आप मानते हैं इस बात को, बीजेपी का माहौल है देश भर में रोड साहब, तो आप लोगों को डर इस बात का भी कहीं ना कहीं होगा कि आने वाले समय में 2029 तक भी अगर ये पॉसिबल हो पाता है तो कांग्रेस को नुकसान होगा एक देश एक चुनाव के इस फैसले का, अगर ये विधेयक पेश किए जाने के बाद कानून बन जाता है। ज्योति जी, कांग्रेस पार्टी को बेशक नुकसान हो, हम सब विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हमें यह लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की शक्तियों के ऊपर भी अंकुश है और संवैधानिक जो अधिकार हैं मतदाताओं के, उसके ऊपर भी अंकुश। देखिए, कहीं ना कहीं मत में सरकार आ जाती है और 5 साल से फिर तो चुनाव ही नहीं होगा। कहीं जैसे जेजेपी और बीजेपी की सरकार थी, नहीं, अल्पमत में अगर सरकार आएगी तो कमेटी ने प्रावधान ये किया कि चुनाव जब होना होगा पूरे ही देश में, उसमें जितना समय बचा होगा उतने समय के लिए सरकार चुनी जाएगी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी ज्योति जी, मैंने वही कहा है कि इससे चुनाव आयोग की शक्तियां भी कमजोर होंगी, क्योंकि ये तो सरकार के द्वारा नियुक्त लोग फैसला लेंगे। अब ये कमेटी बनाएंगे कि एक उसमें किया जाए। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पूरे देश में चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है। एक तरह से चुनाव आयोग को समाप्त करने का या शक्ति से हीन करने का कारनामा साबित होगा। संविधान में जो शक्तियां एक आम वोटर से लेकर, बराबर वोट का अधिकार से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक जो है,
वो भी देखिए कहीं पर पंजाब में कई बार हमने राष्ट्रपति राज लागू करना पड़ा, तो अगर ऐसा होकर बीच में कहीं मोड़ बन गया, शांति हुई, तो तब चुनाव बाई इलेक्शन भी करा के बीच में मिड टर्म पोल भी कराने पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो उन पूरे स्टेट के, मान लो सपोज करो कोई एक प्रदेश ऐसा है कि जहां पर आपस में 2/3 मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की दाएं बाएं हो गई, तो चुनाव करा तो सकता था चुनाव आयोग, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा 5 साल, जो किसी भी मतदाताओं की, किसी भी प्रदेश के नागरिकों की संवैधानिक शक्तियों का नहीं वेट करना पड़ेगा। ये आप अलग नहीं, ये अलग हो जाता है। जितना समय बचा होगा उतने समय के लिए सरकार चुनी जाएगी, चुनाव होगा, ये कहा गया है, जो कि अब तक खबरें सामने आई। रेड्डी साहब, लास्ट कमेंट चर्चा का आपसे। आएगा तो क्या इस पे चर्चा होती है? हाँ, देखिए ज्योति जी, जो अभी हमारी साथ बहन जी कह रही थी कि ऑब्जर्वर दूसरे स्टेट से ही बुलाने पड़ते हैं, उससे उस स्टेट का कोई प्रशासनिक ढांचा खराब नहीं होता। यदि एक अधिकारी को दूसरे स्टेट में ऑब्जर्वर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस स्टेट से ऑब्जर्वर आ रहा है वहां प्रशासन में कोई तकलीफ होती है और प्रशासनिक कार्यों में अड़चन आती है। बात ये नहीं है। बात यदि पूरे सभी चुनाव एक साथ होंगे तब भी तो ऑब्जर्वर लगाने ही पड़ेंगे, तब भी बाहर से ही बुला बुला करके लगाने पड़ेंगे। बात असल ये है कि जो भी शंकाएं हैं, जो डाउट हैं, उन सभी को दूर करने का काम करें, पूरे देश को सहमत करने का काम करें। जो दल आज इनके विपक्ष में खड़े हैं उनको समझाने का काम करें, और निश्चित तौर पर यह भी है कि ये जब लोकसभा में पेश किया जाएगा, चाहे राज्यसभा में पेश करवाते हैं पहले, चाहे संसद में पेश करते हैं, इसके बाद जेपीसी में जाना निश्चित है। ये डायरेक्ट तो पास होगा नहीं, कितने सारे संवैधानिक अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे, बहुत एक लंबा प्रोसेस है इसका। लेकिन यदि सारी शंकाओं का समाधान करके इसको लागू करते हैं तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, इसका कोई नुकसान नहीं है और कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं है जितना ये फायदा गिनवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सारी शंकाएं दूर कर दें तो लागू हो जाए तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन जब सारे प्रावधान इसके सामने आएंगे, जैसे अभी आपने बताया कि यदि बीच में कोई सरकार बनाई जाती है तो जो रिमेनिंग पीरियड है उतना ही पीरियड उस सरकार को मिलेगा, तो उस टाइम के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका 50% का काल होगा। क्या वो जो विधायक होंगे जो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए चुने जाएंगे, क्या उनको वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी जो 5 साल वाले टर्म वाले को मिलती हैं? तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर रेज होने हैं। एक बार पूरा मसौदा इसका पब्लिक डोमेन में आएगा और स्टडी होगी, तस्वीर साफ हो पाएगी। शुक्रिया आप सभी का, वक्त आप लोगों ने दिया, चर्चा में शामिल हुए। एक देश एक चुनाव को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।